नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज बात होगी 23 के दंगल और दांवों के दांवपेच की। दरअसल कर्नाटक के रण में राजस्थान की योजनाओं की गूंज सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री गहलोत कर्नाटक के रण में उतर गए हैं। सीएम गहलोत ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान की योजनाएं गिनाई। गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी, ओपीएस, राइट टू हेल्थ समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया और बीजेपी के घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे पर भी सीएम ने कहा कि एनआरसी पर बीजेपी नेताओं की बोलती बंद है। वहीं बीजेपी ने कहा कि सीएम की घोषणाएं सिर्फ कागजों पर हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं ये एक छोटी सी रिपोर्ट। कर्नाटक के रण में उतरे सीएम गहलोत। सीएम गहलोत ने राजस्थान की योजनाएं गिनाई। 25 लाख का बीमा, 25 लाख का इंश्योरेंस कवर हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। उसका नाम होगा चिरंजीवी योजना। उसके साथ में हम 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। सीएम गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा को बनाया मुद्दा। यूसीसी पर सीएम ने कहा, एनआरसी पर खूब बोलते थे बीजेपी नेता, अब बोलती बंद। क्या हुआ? एनआरसी लाए थे, कितना बोला मुझे ना गृह मंत्री जी ने, मैं करके रहूंगा। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। सीएम ने कहा, बीजेपी ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी पर आरोप है कि आप खाली वादे करते निभाते नहीं। बीजेपी ने कहा, कागजों पर योजनाएं, धरातल पर कुछ नहीं। आज राजस्थान के अंदर जिन स्कीमों का जिक्र आप कर रहे हो, धरातल के ऊपर उनका लाभ तो मिल ही नहीं रहा। 23 का दंगल, दावों के दांव पेंच। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए जितने जरूरी चुनाव प्रचार के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उतने ही जरूरी राजस्थान प्रवासी जो कर्नाटक में है 30 लाख वोटर भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन 30 लाख वोटर्स में से बेंगलुरु के अंदर जो 28 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें 12 लाख, उन 30 लाख में से 12 लाख वोट्स राजस्थान प्रवासियों की ही हैं। और आज का ये दौरा और आगे रहने वाले दौरे कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर से, न सिर्फ राजस्थान प्रवासियों की नजर से बल्कि समस्त संभावित और टारगेट पर जो कांग्रेस के वोटर हैं कर्नाटक में, उनके लिहाज से। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्वागत करते हैं। रामलाल शर्मा हैं, बीजेपी विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता राजस्थान प्रदेश बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुवर्णी चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आशुतोष रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। आशुतोष जी, आज शुरुआत आपसे करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, अपनी बातें रखी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और जो सवालों का जवाब दिया, फोकस क्या सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक का वोटर ही था या फिर उनकी बातों के और मायने मतलब भी निकाले जा सकते हैं? बताइएगा जरा विस्तार से। रविंद्र जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में अपना प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस की तरफ से वो स्टार प्रचारक हैं इस कैंपेन में। आज गहलोत जी ने अपनी तमाम जो योजनाएं राजस्थान में लागू की हैं, उनके बारे में कर्नाटका के लोगों को बताने की कोशिश की। हालांकि इस पर आरोप भारतीय जनता पार्टी यह लगा सकती है कि राजस्थान में धरातल पर वह योजनाएं बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रभावी तौर पर लागू नहीं हो पाई हैं। ऐसे में कर्नाटका के लोगों को जाकर के मुख्यमंत्री क्या समझाना चाहते हैं? इस पर दूसरी एक चीज, बड़ी चीज यह भी है कि कर्नाटका एक हिंदी बेल्ट स्टेट नहीं है। ऐसे में गहलोत जी पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, वहां उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी 3 जनसभाएं आज कर्नाटका में की गई। उसके साथ में एक उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर किया। कर्नाटका के जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में शुरू में बताया कि लगभग 30 लाख राजस्थानी लोग वहां पर कर्नाटका में रहते हैं। उनको टारगेट करने के लिए अशोक गहलोत जी ने एक नॉन हिंदी स्टेट में जाकर के हिंदी में प्रचार करने की कोशिश की। यहां समझने की जरूरत यह है कि एक ऐसा राज्य जिसकी भाषा बहुत ज्यादा हिंदी नहीं है, कुछ एरिया में हिंदी बोली जाती है लेकिन पूरे राज्य में हिंदी का उतना प्रभाव नहीं है। ऐसे में एक हिंदी राज्य के मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने वहां भेजा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस ये स्थापित करना चाहती है कि हमारी सरकारें,
हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉमन मैन के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जो जो तमाम योजनाएं यहाँ लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई योजनाएं राजस्थान में लागू की रखी हैं, उनके बारे में उनको बताने की कोशिश की है। शानदार योजनाएं सरकार की तरफ से हैं। इन योजनाओं में से कौन कौन सी योजनाओं का पिटारा लेकर कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव में जा रही है? कौन कौन सी योजनाओं को अपने घोषणा पत्र में, अपने वायदे पत्र में, अपने विजन डॉक्यूमेंट में, या जो भी आप नाम रखें उस पर वो शामिल की जा रही हैं? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए रविंद्र जी, मैं तो एक बात बताना चाहता हूं कि मैं सुन रहा था अभी पत्रकार महोदय की बातें, इन्होंने जो बात कही उसका मैं थोड़ा सा एक जवाब दे दूं। देखिए, लाभ, बचत और राहत ये मिलता है, इसकी कोई भाषा नहीं होती। इसको बताने के लिए जो देने वाला है अगर वहां जाता है तो एक सिंबल होता है। बचत, बढ़त और राहत, मंत्र भूल गए आप बहुत जल्दी स्वर्णिम जी। मैं तो लाभ, बचत, राहत, बचत, बढ़त और राहत। सर, बचत, बढ़त, राहत है, लेकिन इनका लाभ, जो इनका लाभ है वो किसी भाषा के मोहताज नहीं होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कीम्स यहाँ चली हैं, ओपीएस धरातल पे लागू हो चुका, सबको मिलना ही है। यहाँ पे अगर मुफ्त बिजली मिल रही है 50 यूनिट तक अभी तक मिल रही थी और 100 यूनिट अभी मिलेगी, सबके बिजली के बिलों में। अगर चिरंजीवी योजना का लाभ अब तक 40 लाख लोग उठा चुके हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी के पैसे नहीं लगते हैं, चिकित्सा में दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, टेस्ट के पैसे नहीं लगते हैं, तो सबके सामने 76 लाख परिवारों के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 500 रुपये में सिलेंडर मिलने चालू हो गए। लाभ धरातल पर है। ये वो स्कीम्स हैं जो बताने का प्रयास करती हैं, जिसके मार्फत हम बता रहे हैं देश की जनता को कि एक केंद्र सरकार की विफल नीतियां हैं जिसके तहत महंगाई बढ़ रही है और जनता की महंगाई के बोझ तले पिस रही है, और एक ये स्कीम्स हैं जो जनता को राहत दे सकती हैं, जो जनता को बचत दे सकती है, बढ़त दे सकती है और राहत देती है। तो ये स्कीम्स पूरे देश के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में जब हमारा देश प्रदेश उभर के आया है तो पूरे देश के लिए मॉडल है। और ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है। से आपको लगाव है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन थोड़ा स्नेह मेरे से भी रखिए, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि जो राजस्थान की योजनाएं हैं, देश की तो बात बाद में कर लेंगे, अभी चुनाव प्रचार करने कर्नाटक में गए हैं और अपनी बातों में भी उन्होंने राजस्थान की योजनाओं को रखा। कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान की शुमार की जा रही हैं, शामिल की जा रही हैं या की जा चुकी हैं, जो घोषणा पत्र है, आएगा या आ चुका है? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान में सबसे बड़ी जो बात है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सबको सोशल सिक्योरिटी होनी, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों। उसमें एजुकेशन से लेकर के जो पेंशन मिलती है वो स्कीम से सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम का ही एक दूसरा नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का हम इलाज देने। बिल्कुल, अब मैं आपको रोकूंगा इनको हम स्वर्णिम जी। 25 लाख की आप बात करते हैं, ये आरोप लगते हैं कि आयुष्मान योजना जो केंद्र की है 5 लाख वाली, आपने उसका नाम चिरंजीवी रख दिया। एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक आरटीआई डाली और पता किया कि भाई 10 लाख तक का इलाज कौन ले चुके हैं, तो पता चला कि भाई ये सिर्फ 75 लोग राजस्थान में इलाज लिए हैं। आज दावा कर दिया प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने कि भाई एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने 25 लाख का लाभ लिया हो। सर, मैं तो आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, सभी दर्शकों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बताना चाहता हूं, हमारी तो मंशा यह है कि एक भी व्यक्ति को 25 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का क्या, 5 रुपए के इलाज की भी जरूरत नहीं रहे, पूरा राजस्थान निरोगी रहे। लेकिन स्कीम है, अगर जरूरत पड़ जाए तो किसी को घर, दुकान, मकान, जेवर बेचने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, भगवान ना करे इस स्कीम के तहत जो 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है, बहुत लाभार्थी हैं, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े। लेकिन अगर जरूरत कभी आन पड़े, मजबूरी आ पड़े, तो कोई किसी को घर, जेवर बेचने की जरूरत ना पड़े। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजना क्या पूरे देश में, राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश के नागरिकों पर यह लागू है? क्या प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या देश के संपूर्ण नागरिकों पे लागू है? वो तो 3.5 लाख की उन्होंने एक सीमित वर्ग के लिए की थी। मतलब आपका कहना कि ये 75 लोगों को ही जरूरत पड़ी, करीब करीब। आपने थोड़ा सा बातों को अलग तरह से रखा। भगवान ना करे एक को भी पड़े। हाँ, 75 लोगों को ही जरूरत पड़ी पूरे राजस्थान में 10 लाख। भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, रामलाल शर्मा जी, ये बताइए कि एक तो आप वादे कर देते हैं और फिर निभाते नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुख्यमंत्री जी ने आज बात कही है, और फिर ये 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की बात कर्नाटक में। आप कहते हैं कि ये जो भी योजनाएं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाती है ये धरातल पर नहीं उतर रही हैं। फिर ये तो चलो कम से कम आपने मान लिया कि भाई सिलेंडर महंगा है और 3 सिलेंडर मुफ्त में दे देते हैं, एक पासा फेंक दिया बीपीएल परिवारों पर। रामलाल जी, रामलाल जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी?
रामलाल शर्मा, आप क्या सुन पा रहे हैं मेरे को? मैं दोबारा कनेक्ट करने की एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन निरंजन पोद्दार जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज शुरुआत डिबेट की पोद्दार साहब हमने आशुतोष जी से की थी और मैंने ये पूछा था उनसे कि क्या आज फोकस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखने का और सवाल के जवाब देने का मुख्यमंत्री का था, और मुख्यमंत्री के फोकस पर क्या सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के या यूं कहें कि कर्नाटक के ही वोटर थे, या फिर वो बड़े कैनवस पर अपनी बात रख रहे थे? वही सवाल मैं यहां पर आपसे करना चाहूंगा। और ये जो आज घोषणा पत्र जारी किया बीजेपी ने, उसमें यह भी जोड़ूंगा कि जो 3 सिलेंडर की बात रखी है, क्या मांग लिया बीजेपी ने? महंगाई है, सिलेंडर महंगा है? देखिए रविंद्र, आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। आज की तारीख के अंदर जो जिस तरीके से युवावस्था आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और हर आदमी के हाथ में एक गैजेट है, और वो डे टू डे बेसिस के ऊपर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्लोबल, जिसको कहते हैं ग्लोबल न्यूज के अंदर वो अपडेट रहता है। इसके अंदर चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूं, स्वर्णिम जी कुछ भी बोले, मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि कर्नाटका के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर राजस्थानी प्रवासी वहां रहते हैं, और राजस्थानी प्रवासी की एक विशेषता और है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहे, वो अपने प्रदेश से जरूर जुड़ा रहता है। ये भी आपको मैं बताऊं तो वहां पे सभी लोगों को पता है कि कौन सी योजनाएं कितनी धरातल पे आई हैं और क्या क्या राजस्थान के अंदर और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कर्नाटका की परिस्थितियां अलग है, वहां की संस्कृति अलग है। वहां राजस्थान जो है वो आप ये मान के चलिए एक मरुस्थल के प्रदेश हुआ करता है, लेकिन कर्नाटक शुरू से एक विकसित और जिसको कहते हैं हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भाई सांस्कृतिक रूप से भी बहुत मजबूत प्रदेश रहा है। तो वहां की और यहाँ की परिस्थितियों में भी जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि अशोक गहलोत जी ने वहां पे साधने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर्नाटक के चुनाव के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो आपने सवाल किया कि 3 सिलेंडर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए इस टाइम पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि भाई रेवड़ी संस्कृति जो है उसके ऊपर उससे बचना चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 3 सिलेंडर की बात करी है, तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे ऐसा लगता है कि वो रेवड़ी संस्कृति के अंदर कुछ ना कुछ एक तड़का लगाने का प्रयास है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह की आप ये मान के चलिए एक लोक लुभावन। रामलाल जी माफी चाहेंगे, पहले कुछ कनेक्शन जरा आपका टूट गया था यहाँ पे, आपने सुना होगा पोद्दार जी को। पहले अब ये होता था रेवड़ी कल्चर शुरू हो रहा है, अब क्या ये एक कंपटीशन शुरू हो गया है कि तुम अगर 100 ग्राम रेवड़ी दे रहे हो तो मैं फिर 125 ग्राम रेवड़ी दूंगा? और दूसरा सप्लीमेंट क्वेश्चन जो मैं पहले करना चाह रहा था, अब आप तक सवाल नहीं पहुंचा था, वादे आप कर देते हैं, निभाते आप है नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति आप करते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी मेरी स्कीमें वेलफेयर की स्कीमें होनी चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक ऐसी है जो पूरे देश के अंदर मेरे मित्र स्वर्णिम जी बैठे हैं कि आपने एक नहीं अन्य को बोलने योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। आपने निःशुल्क दवा योजना, उसको हमने सुधार करते हुए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ₹1,00,000 का फ्री के अंदर इलाज कर रहे थे, उसके तो सिर्फ योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हो। राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना लेकर आए, गरीब बच्चों को के लिए योजना लेकर आए। आप इस योजना के तहत उनके बच्चे प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस के बड़े देशों के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके लिए आप योजना नहीं रामलाल जी, हाँ वो तो योजना के नाम बदल रहे हैं आप जो बोल रहे हो, लेकिन वो तो कहते हैं कि आप तो योजनाओं को बंद कर देते हो। जब बीजेपी आती है तो योजनाओं को बंद कर देती है, वो तो कम से कम नाम बदल रहे हैं। हमारे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, हमारे गौरवपथ योजना को इन्होंने बंद किया, मुख्यमंत्री बंद किया, बिजली के बिलों की सब्सिडी योजना, हमारी टोल फ्री योजना को इन्होंने बंद किया, हमारे भामाशाह योजना को इन्होंने बंद किया। तो हमने तो इनकी जो निःशुल्क दवाई, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चलो एक बार और सवाल कर लेता हूं। रामलाल जी ये बताएं कि 3 सिलेंडर मुफ्त में बीपीएल परिवारों को देने का कर्नाटक में बीजेपी ने घोषणा पत्र में जो वादा किया, मान रहे हैं ना आपकी भाई महंगाई है, सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं आम आदमी, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कम से कम। वैसे तो आम आदमी की कमर टूटी हुई है। रामलाल जी आपसे सवाल ये,
हाँ, वो 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में, आप 3 सिलेंडर मुफ्त में देने के वादे कर रहे हो कर्नाटक में। देखिए रविंद्र जी, मैं इतना के दौरान राजस्थान सरकार ने एक बार अनेकों बार वेट बढ़ाने का काम किया। जहां 2018 के अंदर डीजल और पेट्रोल हम 18 रुपए आज राजस्थान के अंदर वेट की उसको तो देखिए ना, एक तरफ भारत सरकार ने प्रति लीटर में डीजल में कम किए, लेकिन राजस्थान की सरकार प्याज देने का काम नहीं किया। तो राजस्थान की सबका भला चाहती है, तो आप वेट के अंदर 18 के बाद में आपने क्रम से अगर आप महंगाई को जी, मैं लेता हूं स्वर्णिम जी से सवाल। वैट बढ़ा हुआ है, ये स्वर्णिम जी पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, कहा जाता है कि ये कहा क्या जाता है, आरोप लगते हैं कि भाई सबसे ज्यादा महंगी प्रदेश में है राजस्थान में। दूसरी एक और बात करें कि जो व्हीकल पर जो टैक्स लगता है वो सबसे ज्यादा प्रदेश में है। आज आप एक देख लीजिए, झुंझुनू के जो डीलर्स एसोसिएशन है वो गुहार लगा रही है कि भाई हरियाणा से 25% तेल जो है लेकर आते हैं क्योंकि वहां पे सस्ता है, वैट वहां पर सस्ता है, और फिर यहां पे झुंझुनू में आकर बेच देते हैं फायदा कमाकर राजस्थान वाले रेट पर। तो योजनाएं बनाकर तो दी जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां उसका असर दिख रहा है। एक चीज और जोड़ दूं, आज प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में जो सरकारी योजनाओं के जो खान पान के जो पोषाहार जो दिए जाते हैं वो कैसे लेबल और पैकेजिंग चेंज करके बेचे जा रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के नहीं छोड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि भाई डीबीटी से करिए ना, आप महंगाई राहत शिविर के कैंप क्यों लगा रहे हैं, डीबीटी के थ्रू करिए जो भी करना है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए, हम तो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ है, इनके प्रदेश अध्यक्ष और जो यहाँ बैठे जिसको भी तकलीफ है वो अपील कर दे, कह दे जनता से कि नहीं जाएं। अगर इतनी खराब योजनाएं होती हैं या कोई धरातल पे लाभ नहीं मिल रहा होता तो क्यों जनता जा रही है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे। पहली चीज़, भारतीय जनता पार्टी लाभ दे ना। प्रधानमंत्री जी तो सबसे बड़ा वादा करके आए थे महंगाई और बेरोजगारी कम करने का, हो ही नहीं। आप डीजल और इसके वैट की बात आप कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कितनी बार पैसा बढ़ाया। घटाने की बात करें कि साहब हमने 3 बार घटाया, कांग्रेस सरकार नहीं घटा रही। अरे बढ़ाया कितनी बार, 90 दिन तक लगातार प्रतिदिन रेट बढ़ती रही, और चुनाव आए उसके बाद आपने 60 दिन के लिए रोक दिया। सबने देखा था भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कितना अंतर है, यही सबको बताया जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता कह रहे हैं सबसे महंगी बिजली, 87% उपभोक्ताओं को यहाँ पे बिजली, चाहे घरेलू हो चाहे कृषि, यहाँ पे अब उनका बिजली का बिल शून्य है। कौन सी महंगी बिजली है, 2000 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे हैं, कहाँ महंगी है कि क्या किसानों को राहत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब घोषणा की थी ना किसानों को सब्सिडी देने की, वो सब्सिडी लागू ही नहीं हुई क्योंकि आचार संहिता लगी उसके 3 दिन पहले। नहीं, वो घोषणा तो आपने भी की थी कि किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। राहुल गांधी को लोग ढूंढ रहे हैं। आशुतोष जी ये बताएं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष से ही मुलाकात की है। कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर गए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को वो जो दे पाएंगे वो तो जरूरी है ही, लेकिन खुद क्या हासिल करके लौटेंगे कर्नाटक से, क्या आपको लगता है आशुतोष जी? रविंद्र जी, यह सवाल पिछले 4 साल से प्रदेश की जनता के सामने, देश के राजनीतिज्ञों के सामने और पूरी दुनिया के सामने है कि आखिर अशोक गहलोत जी की कुर्सी कितनी सुरक्षित है। कोई कार्यक्रम हो, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा हो, चाहे जो कांग्रेस का कार्यक्रम हो, अशोक गहलोत जी उस कार्यक्रम में जाते हैं और सिर्फ उनका एक ही मोटिव बनकर रह गया है कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बना रहूं, मेरी कुर्सी कैसे सुरक्षित बनी रहे, इसके लिए वो पूरी लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हालांकि कर्नाटका से आते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए इस मुलाकात को आप एक स्वाभाविक मुलाकात भी कह सकते हो, लेकिन सचिन पायलट प्रकरण अभी बंद नहीं हुआ है कांग्रेस में। यह गहलोत जी भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो मुझे लगता है कि जब भी मौका मिलता है, जब भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता से, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन पोद्दार जी, एक कमेंट आपसे कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रचार के लिए गए हुए हैं, अभी आगे भी कुछ दिनों के लिए रहेंगे, क्या राजस्थान के गहलोत सरकार के मॉडल को कांग्रेस ने जिस रूप में माना है कि हम इन्हीं योजनाओं पर राजस्थान में आगामी चुनाव में जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से बाकी स्टेट्स में भी इसको मान लिया गया है, इसको एक्सेप्टेंस मिल गई है? और दूसरी तरफ यह कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजों के बाद बहुत महत्वपूर्ण वक्त और घड़ी राजस्थान के लिए मानी जा रही है। एक कमेंट उसमें उस पर भी लूंगा आपसे।
देखिए रविंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस के पास अब दिखाने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ऐसे पूर्ण राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सत्ता है। और नहीं, हिमाचल के अंदर थोड़ा सा अभी शुरू हुआ है, लेकिन वहां पे कुछ जिस तरीके से रेट बढ़ाए गए हैं और जिस तरीके से कई डीजल और पेट्रोलियम के अंदर जिस तरीके से रेट बढ़ाए गए हैं, तो वहां की जनता जिस तरीके से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, तो अभी मेरे हिसाब से हिमाचल का उदाहरण लेके जाएंगे नहीं। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से इन्होंने पिछले 4 साल से ये सरकारें चला रहे हैं, तो इनके पास यही कि इनका एक समझ लीजिए सैंपल है जिसको ये जनता को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क ये आता है कि जनता उस चीज को कितना समझ पाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आजकल हर आदमी, और इसके अंदर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो राजस्थान के अंदर इनके लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सेटबैक है, वो है कानून व्यवस्था का। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर और तमाम पिछले कुछ समय से राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, बिल्कुल कानून व्यवस्था का मसला है। रामलाल जी, एक लास्ट कमेंट बस मैं आपसे ले लेता हूं कि मुख्यमंत्री की तरफ से तो अपील केंद्र सरकार से भी की गई कि भाई सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और शिक्षा की इन योजनाओं को पूरे देश में आप लागू कीजिए। रामलाल जी, रामलाल जी, आज थोड़ा सा ऑडियो की प्रॉब्लम रही, लेकिन आज प्राइम डिबेट के सवाल को हम यहां पे जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को। राजस्थान जैसी योजनाएं कर्नाटक में कांग्रेस को क्या फायदा दिलाएंगी? हाँ में 72% का जवाब है और ना में 28% का। चेहरा स्वर्णिम जी का यहां पर खिला हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने चारों मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया, आज प्राइम डिबेट में आप सभी लोग शामिल रहे, शुक्रिया। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। देखना होगा